स्किल वेव यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि 250 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज है। आज फर्स्ट उसका मॉड्यूल कवर करने चल रहे हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस उसके, ठीक है, तो जिसमें मात्रक पद्धति और एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मैं बताऊंगा। स्टूडेंट्स, एक प्लेलिस्ट इससे पहले भी अपलोडेड है जिसमें मैंने इसकी थ्योरी ली है, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरी पढ़ने का समय है, ठीक है, अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस थ्योरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए हैं, थ्योरी भी पढ़ाया है। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है वही सिलेबस भी वही है, सब कुछ वही है, क्वेश्चंस पैटर्न्स भी वही हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि अभी तक मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने चल रहे हैं ये बेसिकली वो क्वेश्चंस है जो कि बार बार आपके अभी एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। जो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है उसमें आपका आ रहा है, ये क्वेश्चंस लगातार आ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं या किसी पर्टिकुलर टीचर ने फ्रेम किए हैं। एक्चुअली ये भारत स्किल वेबसाइट की क्वेश्चंस बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा, वेबसाइट की लिंक दूंगा, ठीक है, उसको आप जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको रट लीजिए। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि रटना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर रखी है तो फिर रटना तो इजी हो जाता है, लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर रटना इतना आसान नहीं स्टूडेंट्स। तो उसी को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये नीड थी कि भाई उसको याद कैसे करें, हम पूरा कैसे याद कर पाए, ठीक है। तो नियरली 250 क्वेश्चंस है जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आप सब स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, किसी भी ट्रेड के हैं आप सभी के लिए है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ट्रेड्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हो, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हुए आपके सीबीटी एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम पेपर चल रहा है आपका, उसमें आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर हो चुका है, कुछ लोगों का भी बचा हुआ है। तो जिन लोगों का बचा है उनके पास समय है, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे तो आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी चैनल के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से, ठीक है, तो इसको कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ट्रिक्स के बेसिस पे आपके माइंड में सेटअप करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको इजीली ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है, और जैसे ही आपके ऑनलाइन पेपर में ये क्वेश्चंस दिखें आप तुरंत टिक कर पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। हालांकि काफ़ी टाइम से थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश है कि अब आपकी क्लासेस कंटिन्यूस चलती रहेंगी ये एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है, और क्लासेस मिस नहीं होंगी, आप कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीरीज 250 क्वेश्चंस मैं जल्द ही कंप्लीट करवाऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, 5 से 10 दिन में इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। और माफ़ी चाहते हैं कि आपसे काफ़ी दिनों से जो है कांटेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, कुछ हेल्थ इशू की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। बाकी अब मैं हूँ साथ में, आप जो भी कमेंट करेंगे उसका मैं रिप्लाई कॉन्टिन्यूसली आपको दूंगा, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि भाई पहले बताओ कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, ठीक है, कि जो इकाई होती है स्टूडेंट्स, मतलब जो मात्रक है, वो मात्रक होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एक ऐसे मात्रक होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना कि व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो कह रहे हैं इकाइयों के प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आ जाती है कि भाई हम लोगों ने दो तरीके से पढ़ा था। एक वो यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट होती हैं, मतलब मौलिक जो है यूनिट है, या कह लो आप मूल, ठीक है, इकाइयां हैं, ठीक है, मूल इकाई है। तो जो मूल इकाई है वो कितनी होती हैं स्टूडेंट्स, वो होती हैं 7, ठीक है, 7 जो है मूल इकाई फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। उसके अलावा जितनी भी यूनिट्स आप लोग पढ़ते हो स्टूडेंट्स, वो सभी इन्हीं जो है मूल इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, और इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट।
मतलब हिंदी में बोले तो व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, या इकाई, ठीक, या फिर इकाई मात्रक को ही हम लोग इकाई बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, ठीक है। तो मैं दोनों लैंग्वेज बता रहा हूँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं यहाँ पे जो डायरेक्ट इंग्लिश में ही पूरा का पूरा समझना चाहते हैं, तो देखिए क्वेश्चन तो फ्रेम है ही है, मैं बोल भी रहा हूँ, मैक्सिमम चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कोशिश करिए कि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि भाई आप बताओ कि किस किन दो प्रकार की होती हैं। तो आपको पता चल गया कि एक होती है फंडामेंटल, ठीक है, एक होती है आपकी स्टूडेंट्स फंडामेंटल यूनिट, और एक दूसरी होती है, ये फर्स्ट है, एक और होती है जो कि होती है डिराइव्ड। और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया कि ऐसी यूनिट, मतलब ऐसे मात्रक जो कि इनके माध्यम से बनते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो गया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, ये देखो सी आंसर में आपका ये सही आंसर है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। तो मैंने आपको बताया ना कि फंडामेंटल जो यूनिट होती हैं, जो कि आपकी मूल भूत जो इकाइयां हैं, जो मूल इकाइयां हैं, ठीक है, जिसको आप फंडामेंटल यूनिट बोलते हो, ठीक है, जिसको आप फंडामेंटल यूनिट बोलते हो, या हिंदी में बोले तो मूल इकाई बोलते हो, वो एक्चुअल में 7 हैं। कितनी है स्टूडेंट? 7 हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं मालूम है आपको कि 7 यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। वैसे आपको ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि जो अभी मैंने बोला ना कि थ्योरी क्लासेस में मैंने पूरा का पूरा कंप्लीटली कवर करा रखा है, ढंग से बताया है मैंने कैसे क्या होते हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके थोड़ा सा देखिए, ठीक है। और अगर आपको मैं यहाँ बताऊँ तो फिलहाल के लिए जो सबसे बेसिक आप जानते हो, उसमें आप जानते हो कि लेंथ, ठीक है, जिसको आप बोलते हो लंबाई, क्या बोलते हो? लंबाई, ठीक है। पहली इकाई जो कि मूल इकाई होती है, ठीक है। द्रव्यमान, जिसको आप कहते हो मास, ठीक है, तो द्रव्यमान हो गया। और स्टूडेंट्स तीसरा हो गया आपका, यहाँ पे फिलहाल जो मैच कर रहा है वो है टाइम, जिसको कहते हो आप समय, ठीक है। तो लंबाई, समय और सॉरी, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर देखो यहाँ बिल्कुल सही होता नजर आ रहा है, जिसमें लिखा है लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो ये क्या है? ये इन जो 7 यूनिट्स मैंने बोली है ना कि 7 ऐसी यूनिट होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट होती है, मतलब जो मूल इकाई होती है, उसमें मूल इकाइयों में ये तीनों भी शामिल हैं। कौन कौन से? टाइम, लेंथ और मास, मींस समय, लंबाई और द्रव्यमान, ठीक है। उसके अलावा भी अगर ऑप्शंस पे नजर डालें तो यहाँ देखो लिखा हुआ है लेंथ, मास और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नहीं होता स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना, इस वजह से ये आंसर गलत है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये लिखा है लेंथ, मास और एरिया, तो एरिया नहीं होता स्टूडेंट, एरिया इज ए डेराइव्ड यूनिट, वॉल्यूम इज ए डेराइव्ड यूनिट, इस वजह से ये सी आंसर भी गलत है। लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर, तो प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ दोनों नहीं होते हैं। ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? ये दोनों डेराइव्ड यूनिट है, लेंथ केवल फंडामेंटल यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कि बी ऑप्शन है, जिसमें लेंथ, मास और टाइम तीनों के तीनों क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, मूल भौतिक इकाइयां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एम के एस सिस्टम, मतलब एम के एस सिस्टम में ये क्या है? ये क्या है बोलो? यूनिट सिस्टम है। नहीं जानते तो थ्योरी क्लासेस अभी भी मैं बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जाइए वहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। और अगर आप नहीं जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं आप दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमें 2 किलो चीनी चाहिए, तो क्या बोलते हो? 2 किलो चीनी चाहिए, मतलब 2 kg, तो kg इज अ यूनिट, kg को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं, यही इकाई है, ठीक है। तो ये इकाई जो है वो किस पद्धति की है? तो स्टूडेंट्स कई पद्धतियां हैं, जैसा कि आप जानते हो, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ आपको। एमकेएस होता है, ठीक है, सीजीएस होता है स्टूडेंट्स, और एफपीएस होता है, फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से एक और होती है एसआई यूनिट, जिसको सभी फॉलो करते हैं, सारे कंट्री वाले, ठीक है। तो इस तरीके से कई यूनिट सिस्टम्स होते हैं जिसमें
एक यूनिट सिस्टम MKS भी है जिसमें अलग अलग इन सिंबल्स का नाम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स M का मतलब क्या होता है? मीटर। ये क्या शो कर रहा है? ये मीटर शो कर रहा है। K का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? KG, किलोग्राम। और S का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड। ठीक है, सेकंड। तो याद रखना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई बताओ M का क्या मतलब है। तो M का मतलब यहाँ आप देखो तो बी आंसर बिल्कुल आपका सही नजर आता है। M का मतलब है मीटर। ठीक है, याद रखोगे। तो MKS में इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ CGS में C का क्या मतलब है, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? सेंटीमीटर। क्या बोलोगे स्टूडेंट? सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी जिसको बोलते हो ना, ऐसे ही हिंदी में सेंटीमीटर बोलते हो, इसको कैसे लिखते हो? मीटर। ठीक है, या तो ऐसे फुल फॉर्म, ये फुल लिखा ही है, देख ही रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। फुट पाउंड सेकंड में F क्या है? फुट है, ये पाउंड है, ये सेकंड है। ठीक है, CGS में G क्या है? ग्राम है। ये K क्या है? किलोग्राम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो ये K किलोग्राम, ये सेकंड है। ठीक है, इस तरीके से है। तो आपका फिलहाल ये अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो ध्यान रखना उसका आंसर क्या है? मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, M क्या शो कर रहा है? मीटर शो कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी मिलीमीटर मतलब mm, ठीक है, आर देयर इन 1 इंच। तो पहले बात तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है कि भाई 1 इंच एक अलग यूनिट है। ये इंच एक अलग यूनिट है। किसकी है? किसकी यूनिट है? पहले ये ध्यान से समझ लो। इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीन्स ये लंबाई की यूनिट है बच्चों। ठीक है, ये लंबाई का मात्रक है इंच। ठीक है, मैं बोला ना कई लंबाई के कई मात्रक हो सकते हैं, तो MKS में क्या बोलते थे हम लोग? मीटर। तो इनका कहना है कि बताओ भाई 1 इंच में कितने होंगे? मिलीमीटर की बात करें, कह रहे हैं कितने मिलीमीटर होंगे। ठीक है, तो जनरली आपको याद होगा कि 1 इंच में, ठीक है, ये होता है 2.45 सेंटीमीटर, याद है। ठीक है, स्केल में देखो ऐसे होता है ना, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। लेकिन ये में बोल रहे हैं, तो आपको एक चीज और आपको पता होगी कि 100 सॉरी ऐसे लिखो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 ठीक है, तो जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 10 के बराबर होगा। तो अगर हम सेंटीमीटर को में कन्वर्ट करते हैं तो आप बोलोगे 1 इंच, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2.54 मल्टीप्लाइड बाई 10 ठीक है, मिलीमीटर। तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 25.4, ठीक है, एम का क्या मतलब है? मिलीमीटर। ठीक है, याद रखोगे मिलीमीटर होता है, हिंदी में मिलीमीटर बोलते हैं, और ये इंच होता है। ठीक है, इंच। तो इसका मतलब 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो याद रखना 25.4 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर कौन सा सही हो गया स्टूडेंट्स? आपका आंसर इसमें सही हो गया बी वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, काफी इजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हार्ड है। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन। चलो इसको देखते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12? ठीक है, तो एलसीएम किसका बताना है हमें? 12, 18, 6 और 36। ठीक है, 12, 18, 6 एंड 36 का आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम अगर आपको निकालना है तो आप जानती हो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग। तो लेट्स डिवाइड फ्रॉम 2, तो 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 18। ठीक है, फिर से 2 से करो इसको तो ये हो जाएगा कितना? 3। ये कटेगा नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग, कॉमा लगाते हैं, ये 3 यहाँ भी छोड़ दो, ये हो जाएगा 9। फिर से किससे करेंगे? 3 से स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3, ये 1 एंड दिस इज अगेन 3। फिर से 3 से कर लो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1, तो ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब जरा मल्टीप्लाई कर लो। तो किसको किसको एलसीएम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? एलसीएम कैसे निकालेंगे बोलो? तो ये हम लोग इसको सब पूरा क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखो यही सब है यहाँ पे, पूरा गुणा कर लो इसको, तो 2 गुणे 2 4, 12 और नहीं 36, तो हो गया 36। तो एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स इसका? 36 इज द करेक्ट आंसर। तो सी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कैसे निकाले? तो सिंपल है, एलसीएम बचपन से निकालते चले आ रहे हो। ठीक है, सीख लीजिए इसको। ठीक है, और ये कई आते भी हैं, एक आध क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में ये टकराता है। ठीक है, तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, कर लेना।
फिर से देखो यहाँ पे बोला गया है कि HCF बताओ, ठीक है। अच्छा, LCM और HCF में अंतर क्या है, ये तो मैंने आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से बताया है, फिलहाल एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। जो HCF होता है स्टूडेंट्स, वो जैसे आपके पास कई नंबर्स दिए हैं, जैसे यहाँ दिया है 18, 42, 24, ठीक है। इस इन नंबर्स में आप बताओ कि क्या कौन सा ऐसा नंबर है जितना ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखना है आपको। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ज्यादा से ज्यादा आप कितना कॉमन ले सकते हो। तो चलो इसमें कम से शुरू करते हैं, नहीं सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करते हैं। 24 सबसे पहले से देखते हैं। तो 24 अगर इसमें कॉमन है तो क्या इसमें 24 है बच्चों? 24 नहीं है, इस वजह से ये कॉमन 24 यहाँ से तो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में है क्या 24 का पार्ट? जैसे ऐसे समझो, आप सोचते हो कैसे है कि नहीं है, ये कैसे पता करें। जैसे मान लो एक जगह लिखा है 9, एक जगह लिखा है 18, इन दोनों में अगर आपसे पूछे कि बताओ मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, तो देखा जाए तो 18 में भी 9 है। कैसे? 9 दूनी 18, तो 9 गुणे 2 को आप 18 बोल सकते हो। और ऐसे अब इसमें से आप चाहो तो आप साफ साफ नजर आ रहा है 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी, कॉमन ले लोगे तो अगर 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, ऐसे करके ना। तो ये है सिस्टम इसका। वैसे जरा यहाँ भी देखो कि क्या ऐसा, क्या मैक्सिमम वैल्यू इसमें आप कॉमन ले सकते हो। तो 24 नहीं ले सकते, तो ये डी आंसर बिल्कुल गलत हो गया। 18 ले सकते हो, तो 18 यहाँ तो है, लेकिन क्या ये है 18 के प्रोडक्ट्स हैं? नहीं है, तो यहाँ भी नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो बी भी नहीं हो पाएगा। चलो अब 6 की बारी आती, तो 6 निकाल सकते हैं। तो देखो 6 निकाल सकते हैं कैसे, पहले मैं समझा देता हूँ आपको कैसे। जैसे ये बताया ना यहाँ पे, वही चीज़ें यहाँ देखो। तो देखो ये 6 त्रिक 18 इसको बोल सकते हो, ये 6 इंटू 7, ठीक है, और 6 इंटू 4 इसको लिख सकते हो। समझो बात को, 6 त्रिक 18, 6 सते 42 और 6 चौको 24, ठीक है। तो मतलब 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42 एंड 6 4 ज़ा 24। तो ऐसा होता है। अगर आपसे मैं बोलूँ कि बताओ इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हो, तो देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो 6 क्या आप कॉमन निकाल लोगे? बिल्कुल। तो जो आप मैक्सिमम वैल्यू इसमें से कॉमन निकाल पाए हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? HCF बोलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ HCF बराबर क्या लिखोगे आप? 6 लिखोगे, ठीक है। तो 6 इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स फ्रैक्शन। कह रहे हैं किसी मिक्स फ्रैक्शन के लिए, कह रहे हैं दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचय है ना, अनुचित भिन्न कौन सा है। देखो एक चीज पहले मैं आपको समझाता हूँ, दो प्रकार के भिन्न हैं। मतलब भिन्न का मतलब क्या है? जो A बाई बी के रूप में लिखा जाए ये भिन्न कहलाता है, जानते हो आप, ठीक है। इसी को कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। इस फ्रैक्शन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्रॉपर, ठीक है, एक होता है इम्प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन दोनों में पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि जिसमें जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना 7 सही 3/7, तो ये जो 7 सही ऐसे करके बोल रहे हो ना कि 7 कंप्लीट एंड 3/7, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब पूर्णतया ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, इसमें कुछ पार्ट अलग से लिखा है और बाकी ये फ्रैक्शन पार्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित होना चाहिए, अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान रखना, जिसमें सही बटे के फॉर्म में लिखा हुआ उसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है स्टूडेंट, देखो कह रहे हैं कन्वर्ट डेसिमल ये इनटू फ्रैक्शन। अगर हम लोग किसी भी डेसिमल, जैसे मान लो लिखा है 0.5, 0.5 क्या है बताओ? पहले यहाँ बताओ ये क्या है? ये दशमलव में लिखा है, ठीक है, दशमलव में ये लिखा है। अगर इसको आप लिखना चाहते हो किसमें? भिन्न के रूप में। किसमें लिखना चाहते हो बच्चों? भिन्न के रूप में इसको लिखना चाहते हो तो क्या करते हो? इसको हम लोग ऊपर नीचे मतलब पॉइंट को हटाने की कोशिश करते हैं। तो जरूर पॉइंट को हटाओ जरा, तो 0.5 है, अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं और 10 से भाग दे दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ेगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो जरा, तो मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ऊपर 5 और नीचे कितना लिखा है स्टूडेंट्स? नीचे 10 लिखा है। क्या कट जाएगा? बिल्कुल 2 आ जाएगा। तो क्या ये 1/2 लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल। तो देखा जाए
तो आपने क्या देखा कि 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया मैंने, दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली आपके पास ये दिया गया है क्वेश्चन, इसमें 0.000659 इतना गिवन है, इसको कह रहे हैं फ्रैक्शन में बदलो। ठीक है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो जरा देखो देखो यहाँ यहाँ मैंने 10 से क्यों गुणा किया, क्योंकि मुझे पता था कि दशमलव के बाद एक अंक लिखा हुआ है, तो मैंने 10 से गुणा किया। यहाँ देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखे हैं, इसलिए मैं किससे गुणा करूंगा, हम लोग एक एक के बाद मतलब इसमें किससे हम लोग गुणा करेंगे, जिसमें 6 जीरो हो। ठीक है, गुणा करेंगे ऊपर भी और बच्चों नीचे भी उतने से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, जब ऊपर गुणा करोगे तो ये दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा, है ना, यही तो होगा। चलो तो आओ देखते हैं कितना होगा। तो ये हो जाएगा 0 0 0, फिर शुरू में लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 659 डिवाइडेड बाई 0 0 0 0 0 0, 6 जीरो। ठीक है, तो जरा ये आंसर पहचानो, तो आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, ये हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए तो कह रहे हैं सिंप्लीफाई करो, मतलब इसको सरल करो, कहने का मतलब इसको सॉल्व करो। तो भाई लिखा हुआ है 3/4 धन 2/5 है ना, ऋण 5/20, कहने का मतलब है 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20 लिखा हुआ है। तो अब इसको अगर इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, एलसीएम लोगे, किसका, इन नीचे वाले पार्ट्स का, तो 4 5 और 20 का एलसीएम अगर देखोगे आप तो आपको पता चलेगा 20। कैसे किया मैंने, वो सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था ना, सेकंड सेकंड या थर्ड कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट, हाँ ये फिफ्थ क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको एलसीएम निकाल लेना है, किसका, 5 4 और 20 का। तो यहाँ जब मैंने निकाला तो 5 4 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब देखो कैसे करते हैं, 4 5 जा 20, मतलब 4 पंचे 20, कितने बार गया, 5 बार गया। 5 का गुणा करोगे किससे, 3 से, तो 5 तिहाई 15, तो वो जो लिखा है वो यहाँ लिखेंगे आपको। फिर से 5 चौको 20, तो कितनी बार गया, 4, और 4 का गुणा करोगे 2 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा दो ये वाला, 20 इक्का नम 20, एक का गुणा करोगे 5 से तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पता भी होगा आपको। चलो फिर भी मैं जिन बच्चों को एकदम जो वीक है उनके लिए यही सब कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो 15 से 5 चले गए मान लो, तो 10 बचे, 10 10 और 8 18 हो गए। ठीक है, तो 18 बटे हो गया 20, तो इसको जरा काट लो, तो ये हो जाएगा 18 का आधा, मतलब इसको 2 से काटो तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कहाँ गया, हाँ ए ये है और बी ये है, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 9/10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आसानी से कर सकते हो। कह रहे हैं डिवाइड, ठीक है, भाग दीजिए। क्या लिखा हुआ है पहले वो देखो, ध्यान से देखना, पहले समझ लो उसको क्या है ये। 20/31 भाग सिंबल लगाया गया है। ठीक है, और फिर 15/62 लिखा है। देखो ये जो ऐसे लाइन खींचा गया है, ऐसे लाइन, इसको भी हम लोग भाग ही बोलते हैं, और जो ये है ये भी भाग देना ही बोलते हैं इसको, दोनों ये भाग ही हैं। अभी यहाँ एक रूल आपको सिखाता हूं मैं, अगर लिखा हो a/b बड़ा भाग, इसको मान लो c/d, ऐसे लिखा हो बच्चों, तो d का पार्ट सबसे ऊपर हो जाता है और c वाला यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी लिखा है। देखो क्या ये, इस भागे का मतलब अगर मैं इसको मान लूँ ये बड़ा वाला, तो जरा देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, 20/31, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 62। तो अब जरा इसी रूल को फॉलो करो, तो 62 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग अगली लाइन में लिख रहे हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 62। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच गया। 15 का गुणा 31 से, तो 31 मल्टीप्लाइड बाई 15। ठीक, चलो तो यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आप पाओगे, चलो कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, हाँ यहाँ आप पाओगे, ये अगर 31 का इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 2 टाइम्स, और ये अगर इसको करोगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। ठीक है, तो 4 दूनी 8/3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 8 भागे 3। ठीक है, समझ पा रहे हो, सही बटा में कर दिया मैंने इसको, तो 2 भागे मतलब 2 सही 2/3,
3 आंसर आना चाहिए। 2 सही, 2/3 आंसर है, तो डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो, तो इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं प्रोडक्ट करो, तो मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सी ये बड़ी बात कह दी है? 0.003 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। बच्चों मल्टीप्लाई करो तो पहले न्यूमेरिक वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 तिहाई 15 हो गया, ऐसे लिख लिए। ठीक, ऐसे 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, अब देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे? 1 2 3, और यहाँ कितने? 4। तो यहाँ पे भी दशमलव ऐसी जगह पे लगेगा जहाँ पे उसके आगे 4 अंक हो। तो 2 तो ऑलरेडी है, इसके पहले 2 जीरो लगा दो। तो इस तरीके से यहाँ सॉल्व होगा। यहाँ पे 0 दशमलव लिखो। ठीक है, ऐसे करके। समझ पाए? फिर से सुन लो, फिर से सुनो। मैंने कहा कि पहले न्यूमेरिक वैल्यूज का पहले जो आंकिक मान है इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 का 3 से करोगे तो हो जाएगा 15। फिर जरा चेक करो कि कितने अंक के बाद तक दशमलव लगे हैं। कहने का मतलब दशमलव के बाद कितने अंक हैं आगे इसके, जिसका आपने गुणा किया है। तो 1 2 3 इस दशमलव के आगे है, और इस दशमलव के आगे है 1। तो कितना हुआ? 3 और 1 मिला के कितना हुआ? 4। तो 4 डिजिट के पहले दशमलव लगेगा। तो 2 तो ऑलरेडी है ही है, उससे पहले 2 जीरो यहाँ लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 जीरो लगा लो यहाँ, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये 0.0015 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर? बी बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई, तो 17.49 गुणे 5.2 भागे 6.5। तो आंसर को देखने से तो बहुत क्लोज लगता है, क्योंकि जैसे 13 में ही सब कुछ दिए हैं, सब जितने भी वैल्यूज हैं 13 में दिए हैं, बस पॉइंट के बाद बदला है अंक। तो इसका मतलब इसको बहुत एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो क्या करोगे आप? पहले तो इसका सबसे पहले देखो, मैं सिंप्लीफाई करवाता हूँ आपको। 17 पॉइंट लिखे ना, 49 इसको लिखो, इसका भी पॉइंट हटाओ, 52 लिखो, और कितने पॉइंट्स हटाए हो? 1 2 3, 3 पॉइंट्स हटाए हो, 10⁻³ हो जाएगा। हालांकि अगर चाहो तो इसको रहने ही दो, ऐसे ना करो, है ना, पावर ओवर वाले में कहीं डर मत जाना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक दशमलव के 1 अंक बाद ये है, दशमलव के 1 अंक बाद ये, इसको ऐसे हो गया, ऐसे लिख लो, और ये 17.49 लिखा रहने दो। इसको काटम कुटी करो, काट कूट के जो भी पॉइंट में यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करो, और उसके बाद आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका 12 का, जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ 12 का आंसर आएगा 13.99। सॉल्व करना है एक बार, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, कि 13.99 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हालांकि ये आएगा तो इसको याद ही कर लो अभी, इस तरीके से आएगा तो। ठीक है, बाकी करो, क्वेश्चन करो, है ना, वो तो कर ही सकते हो, उतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है कि यदि किसी, ठीक है, देखो इसमें कुछ मात्रा वगैरह कुछ चेंज हो जा रही है हिंदी में। चलो देखते हैं। यदि किसी 225 कहने का मतलब ये 225 मीटर की एक लंबी क्या है, एक रॉड है या जो भी है लंबी, हाँ तांबे की तार है स्टूडेंट्स, तार है, उसके कितने भाग बनाते हैं? बराबर 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 900 भाग बना देते हैं। कितने? ऐसे हम लोग 900 भाग बनाते हैं। तो भाई 900 भाग बनाएंगे तो छोटे छोटे ये टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं कि उसके एक भाग का, कह रहे हैं प्रत्येक भाग की लंबाई। ठीक है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? तो भाई कितना मीटर है ये पहले देखो, 225 मीटर है। कितने भागों में किया? 900, तो 900 से भाग दे दो। तो जब 900 से भाग दोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, 0.25 मीटर। तो मतलब एक भाग की जो उसकी लंबाई है वो 0.2 मीटर हो जाएगी, जो कि आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो आज ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, बहुत बल्कि नहीं करवाना चाहता आपके लिए। ठीक है, अभी तक वैसे भी आप जानते हो कि मैं काफ़ी लंबी लंबी क्लासेस ले लेता हूँ, 1 1 घंटे की, लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, थोड़ी तबीयत भी वीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपको भी इतना बल्कि न लगे। हाफ आवर की क्लास है ये, आधे घंटे ही पर डे हम लोग करते हुए कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल याद करके जाना। मैं स्ट्रिक्टली आपको जो है समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चंस जरूर इसको पढ़ के जाना। यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि पास होना बहुत आसान है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड वी विल कैरी ऑन एंड मीट टू अनदर वीडियो लेक्चर। ठीक है, सेकंड वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं।
तब तक के लिए इसको आप प्रैक्टिस करिए। बहुत जल्द सेकंड वीडियो लेक्चर में आपसे बातचीत होगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट है, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है बताइए मुझे, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक एक इम्पॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट्स की, अगर आपको ये नहीं पता कि कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं चलो एक बार थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। देखो, अगर आप देखो, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में हो आप अभी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रेड थ्योरी का टीटी जिसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, प्लस एक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो कि आप अभी जस्ट पढ़ ही रहे हो, यही सब्जेक्ट है, और प्लस एक तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ठीक है। आपके पास 3 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आते हैं 40, ठीक है। ये जो आप पढ़ रहे हो इसके क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि पूरा का पूरा फुल, यही भारत स्किल वेबसाइट जो कि पूरा फुल्ली इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया है, उसको देखा है, पसंद किया है, पढ़ा है। आप भी पढ़िए, बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो वेरी गुड, नहीं पढ़े तो तुरंत जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट जो कि फर्स्ट ईयर वाले सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। इवन ये सब्जेक्ट तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। तो आप अगर अभी तक नहीं पढ़े, इसको जाइए वहाँ से पढ़िए। इसके भी आते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के लिए बोल रहा हूँ कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स कंबाइंड होके एक सीबीटी पेपर में आएगा, ठीक है। जिसके लिए आपको इसको अलग अलग पास करना जरूरी है। ये दिमाग में बहुत बैठा लो, एकदम सेट कर लो कि ये तीनों अलग अलग पास करना जरूरी है, इसलिए तीनों सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अपलोडेड है, उसको जाके पढ़ो। वर्कशॉप कैलकुलेशन ये कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, ये जल्द से जल्द समाप्त होगा, जो है 4-5 दिन में आपको, ठीक है। आप इसको पढ़ो, बहुत ईजी वे में इसको समझा दूंगा सब। और ट्रेड थ्योरी जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की भी क्लासेस अब कॉन्टिन्यूसली अपलोड होने वाली हैं। बाकी अगर आप स्टूडेंट्स फिटर के हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तो इस चैनल पे मैं अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ आपके, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, एक हेल्प जरूर करूँगा कि आप जाइए, ठीक है, भारत स्किल, भारत स्किल वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। गूगल पे ये सर्च करिए, पहली वेबसाइट जो ओपन होगी, ठीक है, उससे आप जाइए और वहाँ से चेक करिए अपने लिए पीडीएफ नोट्स, ठीक है। पीडीएफ की नोट्स है, वहाँ पे पढ़ी है। नोट्स क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यही जो करवा रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़े हैं, कोशिश करिए वो आप इसको याद कर लीजिए। बाकी ये दोनों तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इसमें आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। अलग ट्रेड के हैं, फिटर के अलावा हैं आप, ठीक है। तब भी आपके लिए यही सजेशन मेरी रहेगी, भारत स्किल वेबसाइट को गूगल पे सर्च करिए, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट के अंदर जब आप पहुँचेंगे, ठीक है, तो आपको अपने अपने ट्रेड की पीडीएफ मिलेगी, ट्रेड थ्योरी वाली, ट्रेड थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड थ्योरी की पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, उसको आप थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करके रिवाइज कर लीजिए। पास होना है स्टूडेंट्स, बस फटाफट रिवाइज कर लीजिए। जब आपके क्वेश्चन में ये आएंगे आपके पेपर में, तो आप ऐसे ही समझ जाओगे कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। बाकी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो ये मैं जस्ट शुरू करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद यही वीडियो लेक्चर अपलोड होगा, तो इलेक्ट्रीशियन वाले वेट कर लें थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।